अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, माय नेम इज़ हमजा राना एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट व्लॉग मैं आप लोगों की चेकलिस्ट से रिलेटेड बनाऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूके आने के लिए मई और सितंबर इनटेक 2024 में स्टूडेंट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। तो आज मैंने टाइम मिला, मुझे यूनिवर्सिटी जॉब से फ्री हुआ हूँ, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को इस बारे में गाइड करूँ, क्योंकि मई इनटेक तकरीबन पास आ चुकी हुई है, टाइम ज़्यादा नहीं रहा। और नेक्स्ट सितंबर इनटेक भी डेफिनेटली बहुत सी मेजर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सितंबर इनटेक का भी प्रोसेस स्टार्ट कर देंगी मार्च अप्रैल से। तो अब हम उस अपने ब्लॉग पे आते हैं और मेन पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी कंट्री में जाना है तो आपको पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, वो तो मैंडेटरी चीज़ है, वो तो आपको चाहिए होती है। लेकिन एक और कंपल्सरी आजकल ओवरसीज़ में हो गया है स्टूडेंट वीज़े के लिए, जो बहुत से लोग बहुत देर से काम स्टार्ट करते हैं। अपना वीज़ा प्रोसेस या अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले, किसी भी कंसल्टेंट से मिलने से पहले, सबसे पहले आपने अपने आइल्स की तैयारी करनी है। कोई भी इंग्लिश सर्टिफिकेट, वो आइल्स हो, वो पीटी हो, वो आइल्स सर्ट हो, मतलब जो जिस कंट्री की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सबसे पहले आपने अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर अगर डिमांड करते हैं तो वो, आइल्स डिमांड करते हैं तो वो, पीटी डिमांड करते हैं तो वो अरेंज करना है। उसके बाद आपने सोचना है कि मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है, अब मैंने सेकंड स्टेप पे जाना है और फिर किसी कंसल्टेंट को आपने के पास जाना है और उससे आपने हेल्प आउट लेनी है। कंसल्टेंट के पास जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये कुछ एडमिशन प्रोसेस हो या वीज़ा प्रोसेस हो, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसी होती हैं, अगर वो कंसल्टेंट करे तो वो चीज़ें स्मूथली गुजर जाती हैं। हम लोगों को उन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं होता, हम लोगों ने इन चीज़ों को इतना एक्सप्लोर पहले नहीं किया होता। मोस्टली स्टूडेंट 90% स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं या फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ कर रहे होते हैं, तो वो उन चीज़ों को इतना अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर सकेंगे, आपके केसेस में इश्यूज़ आएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको आइल्स कंप्लीट या अपना जो भी इंग्लिश सर्टिफिकेट है जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस कंट्री से रिलेटेड, वो कंप्लीट करने के बाद आपको अपने कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए और कोशिश करें कंसल्टेंट वो चूज़ करें जो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हों। किसी भी ऐसे कंसल्टेंट के पास ना जाएं जो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू या किसी और एजेंट के थ्रू काम कर रहा हो। हमेशा अच्छे कंसल्टेंट को चूज़ करें, ठीक है। उनका भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्द मेन जो पाकिस्तान के या इंडिया के टॉप जो कंसल्टेंट हैं जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और वो ऑफिशियली यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैं उनकी भी कॉन्टैक्ट्स आपको दूंगा, उनकी डिटेल्स भी आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोग किसी किस्म के नुकसान से या फ्रॉड से बच सकें और आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। क्योंकि कुछ ही ऐसे कंसल्टेंट की वजह से बहुत से लोगों का वीज़ा भी ख़राब होता है, रिफ्यूज़ होता है। उसके बाद उन लोगों की यूके की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी से कैश नहीं आते, क्योंकि कैश के ऊपर ही आप लोगों को बेसिकली यूनिवर्सिटी जो है वीज़ा देती है, अदरवाइज़ आपको नहीं वीज़ा मिलता। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपना इंग्लिश सर्टिफिकेट लेना है, वो कोई भी हो, आइल्स हो, पीटी हो, कोई भी हो। सेकंड वन, आपका पासपोर्ट आपने अपना बनवाना है। पासपोर्ट कंप्लीट होने के बाद आपने देखना है कि आपका जो भी एजुकेशनल लेवल है, इंटर है और बैचलर्स है, जो भी है, तो आपने मैट्रिक से लेकर मैट्रिक, इंटर, अगर बैचलर्स है कंप्लीट है तो बैचलर्स, इन तीनों की डिग्रीज और इनके ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए ओरिजिनल, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी जो है मैंडेटरी वो जो है वो आपसे रिक्वायर्ड करती है। इसके अलावा वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगी। मार्क्स अराउंड 60% आपको चाहिए होते हैं। उसके बाद आपने जिस भी इंस्टीट्यूट से अपना वो पास आउट किया है, अगर आपने इंटर किया है या आपने अगर बैचलर्स किया है, तो आपको चाहिए कि आपने वहाँ से रिकमेंडेशन लेटर लेने हैं वहाँ के टीचर से। 2 रिकमेंडेशन लेटर आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो चीज़ें डिस्कस हो गई हैं, आइल्स हो गया है, हमारा पासपोर्ट हो गया है, हमारी डिग्रीज़ और उसकी ट्रांसक्रिप्ट हो गई हैं, उसके बाद हमारे रिकमेंडेशन लेटर हो गए हैं। ये कुछ मैंडेटरी चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आप कंसल्टेंट के पास जाके अपना केस पुट कर सकते हो और उसे कह सकते हो कि एक्सेट्रा यूनिवर्सिटीज़ में हमारा अप्लाई करें। कोशिश ये करनी है कि यूनिवर्सिटीज़ आपने खुद सेलेक्ट करनी है, खुद नेट पे जाएं, डिफरेंट यूनिवर्सिटी को सर्च करें, डिफरेंट लोकेशंस देखें, किसी ऐसी जगह पे ना जाएं जो पॉपुलर एरिया ना हो, क्योंकि जब आप किसी अच्छे एरिया में जाते हैं, क्राउडी स्पेस में जाते हैं, तो आप लोगों की सेल्फ ग्रूमिंग होती है और आप लोग सीखते हैं कि आप लोगों ने कैसे लोगों से मिलना है, जॉब की एबिलिटी ज़्यादा होती हैं। किसी आप नॉर्मल एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे जॉब्स के लिए मसला होगा, वहाँ पे आपकी इतनी सेल्फ ग्रूमिंग नहीं होगी, लोगों से इतनी कम्युनिकेशन गैप रहेगा आपका, तो जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जब आपका ये सारा प्रोसेस हो जाता है और कंसल्टेंट आपका यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देता है, तो विद इन 1 और 2 वीक आपको यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कंडीशनल लेटर आ जाता है। उस कंडीशनल लेटर पर कुछ भी चीज़ें डिमांड कर सकते हैं, जैसे इसके बाद आपका आता है टीबी टेस्ट आता है, यूनिवर्सिटी इंटरव्यू होता है, टीबी टेस्ट होता है जो यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड करती है।
आपको कैश लेटर इशू करने से पहले, ठीक है। इंटरव्यू के बाद यूनिवर्सिटी ने आपसे डिमांड करती है आपकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी की फ़ीस है 15,000 पाउंड, ठीक है। तो अब आपने उनको आपका कैश लेटर आने से पहले आपने उनको इनिशियल डिपॉजिट करवाया 5,000 पाउंड, रिमेनिंग आपकी फ़ीस रहेगी 10,000 पाउंड। तो वो अपने स्टेटमेंट में वो 10,000 पाउंड आपने ऐड करना है। उसके अलावा एक एनुअल मेंटेनेंस जो होता है ना आपकी टोटल यूके की, यहाँ पे भी चल रही है आई थिंक 9,200 समथिंग। तो वो 10,000 और 9,000 टोटल 19,000 की आपने स्टेटमेंट अपने बैंक में रखनी है। उसको मेच्योर करना है 28 डेज़। और ये चीज़ याद रखिएगा, जो स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए वो सिर्फ 3 लोगों की होनी चाहिए, या तो आपकी अपनी पर्सनल स्टेटमेंट हो, या आपके फादर की हो, या आपके मदर की हो। फादर और मदर के अलावा आपको कोई भी स्पॉन्सर नहीं कर सकता। आपके जो भी गार्डियन होंगे वो आपके फैमिली जो होंगे वो फादर और मदर होंगे। मदर भी आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते और स्टेटमेंट भी उसकी ज़रूरत नहीं, उनकी नहीं चल सकती। फादर मदर या आपकी अपनी पर्सनल स्टेटमेंट होनी चाहिए। वो आपकी यूनिवर्सिटी वेरी करता है। अगर आपकी रिमेनिंग फ़ीस कम है तो वो रिमेनिंग फ़ीस और आपने अपना फुल ईयर मेंटेनेंस जो है वो आपने शो करवाना होता है स्टेटमेंट में। 28 डेज़ की स्टेटमेंट मैच्योर होगी, टीबी टेस्ट होगा, आपका पासपोर्ट, उसके बाद आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपका आइल्स का सर्टिफिकेट या पीटी का सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप यूनिवर्सिटी को दे देंगे, यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू ले लेगी, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, उसमें आप कंप्लीट सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्लियर कर लेंगे इंटरव्यू। उसके बाद उस 28 डेज़ की स्टेटमेंट को देखते हुए यूनिवर्सिटी आपको कैश लेटर इशू करेगी। बेसिकली वो कैश लेटर होता है आपका वीज़ा की 70 to 80% अप्रूवल। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन हैं और आपको कैश लेटर यूनिवर्सिटी इशू कर देती है इन सारी चीज़ों के बाद, तो फिर 99% चांसेस होते हैं कि यूके आपको वीज़ा देगी और यूके का वीज़ा आपका रिजेक्ट नहीं होगा। इस टोटल प्रोसेस का अराउंड टाइम होता है 2 मंथ यहाँ तक का। इसके बाद जब आपने यूनिवर्सिटी यूके में जाना है, आपने बायोमेट्रिक अपनी बुक करवानी है। यूके की तकरीबन आजकल जो फ़ीस चल रही है अराउंड 400 पाउंड चल रही है फ़ीस, 400 to 500 पाउंड उनकी फ़ीस 490 पाउंड उनकी फ़ीस चल रही है यूके की वीज़ा फ़ीस, ठीक है। और अगर आपने प्रायोरिटी में लेना है तो उसके 5,000 पाउंड आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 500 पाउंड सॉरी। तो टोटल अगर आप प्रायोरिटी का लेते हैं तो आपको 1,000 पाउंड लगेंगे। अगर आपने सिंपल अपना स्टैंडर्ड वीज़ा अप्लाई करना तो आपका 500 पाउंड लगता है वीज़ा फ़ीस, ठीक है। उसके बाद जब आप अप्लाई कर देते हो तो फिर उसके बाद अराउंड अगर आपका जेन्युइन केस है तो 2 वीक या 3 वीक, अभी इस तरह जनवरी इनटेक में वीज़े काफ़ी डिले हुए हैं, लेकिन मेरा वीज़ा भी मैंने अप्लाई किया, मेरा टोटली जेन्युइन था, स्टेटमेंट अपनी थी, सब कुछ प्रॉपर तरीके से अरेंज किया हुआ था, डॉक्यूमेंट में कोई किसी किस्म के इशू नहीं था। जो डॉक्यूमेंट हमने बायोमेट्रिक के टाइम सबमिट करवाए थे वो भी प्रॉपर तरीके से सेट किए थे। तो वो मेरा वीज़ा आया है अराउंड 17 डेज़ में। तो 2 to 3 वीक्स मैक्सिमम टाइम होता है। अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको वीज़ा मिल जाता है, अगर आपके किसी किस्म का स्टेटमेंट में या डॉक्यूमेंट्स में इशू नहीं है तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं मई इनटेक में तो ये बेस्ट टाइम है, मार्च अप्रैल मई, बल्कि टाइम बहुत करीब आ गया हुआ है। 2 महीने में भी पॉसिबल है कि आप अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लें, क्योंकि अप्रैल के अंत तक आपके पास टाइम होगा। यूनिवर्सिटीज़ आपको लेटर्स भी इशू करती रहेंगी। सितंबर इनटेक वालों के पास काफ़ी टाइम है, लेकिन उनको मैं यही कहूँगा कि वो अप्रैल के बाद अपना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर दें। अभी आप सबको स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी तक सोच रहे हैं सितंबर में आने का, उनको सबसे पहले ये कंसल्टेंट के पास जाने से पहले, कुछ भी करने से पहले, सबसे पहले अपना आइल्स या पीटी जो भी आपको यूके में जिस यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड हैं उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कर रही हैं आप उसकी तैयारी करें। उसमें अपने ग्रेड्स जो हैं वो बैंड्स जो भी रिक्वायर्ड है 6.5 हैं, 6 हैं, या अगर पीटी की बात करते हैं तो 62 है या 65 है, जितने भी पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं वो अचीव करें। उसके बाद किसी कंसल्टेंट के पास जाएं, और मैं फिर ये बोलूँगा कंसल्टेंट के पास किसी के पास ऐसे के पास जाएं जो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव कंसल्टेंट हो। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेंगी, वो सारा प्रोसेस आप खुद देखेंगे। आपने जस्ट अपने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और सही, फेक डॉक्यूमेंट बिल्कुल ना कीजिएगा, ये आपका अपना नुकसान होगा, अपनी ज़िंदगी ख़राब करेंगे। आप लोग फेक डॉक्यूमेंट करवा के 10 साल का बैन लगता है। किसी किस्म की फोर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। लीगल तरीके से आएँ, लीगल तरीके से यहाँ पे रहें, अच्छा काम करें, अच्छी डिग्री लें, कल को पाकिस्तान जाएं और पाकिस्तान में जाकर किसी अच्छी जगह पे, अच्छी पोस्ट पे रहें, और अपना अगर बिज़नेस करना चाहते हैं अपना बिज़नेस करें। तो अब आप लोगों ने करना यह है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करें। मैंने जो बताया आप लोगों को उसके मुताबिक जाकर कंसल्टेंट से बात करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों को ऑफिशियल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, कंसल्टेंट हैं, उनकी भी आपको मैं लिस्ट बना के दूंगा, जो ऑफिशियली यहाँ पे 150+ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तान में।
ताकि आप उन्हीं कंसल्टेंट के पास जाएँ, उन्हीं से अपना केस करवाएँ। एक प्रोसेस होता हुआ देखते हैं, टेंशन फ्री रहना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि किसी पेड कंसल्टेंट के पास भी चले जाए, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। 30 लाख के ऊपर अगर आप 30,000 पे भी कर देंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं आएगा। तो कोशिश करें अच्छे कंसल्टेंट को चूज़ करें जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हों। मैं भी आप लोगों का व्हाट्सएप नंबर अपना नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बटालवी कंसल्टेंट के नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं, गूगल पे आप लोगों को मिल जाएगा वो, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है नेक्स्ट टाइम आप लोगों से दोबारा किसी व्लॉग में मुलाकात होगी किसी अच्छे कंटेंट के साथ जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।